आर्टिकल 142(1) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए ऐसा आदेश जारी कर सकता है जो उसके समक्ष लंबित वाद या विषय पर पूर्ण न्याय करने की आवश्यकता हो। अपने इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1 अगस्त 2024 को एक फैसला आता है जिसके तहत राज्य सरकारें अपने अनुकूल एससी और एसटी समुदाय को उप वर्गीकृत कर सकती है। इस फैसले का उद्देश्य पहले से लाभ ले रही एससी एसटी की कुछ जातियों को क्रीमी लेयर में डालकर शेष बची जातियों को आरक्षण का पूरा लाभ देना है। सर्वोच्च न्यायालय के 7 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने इस फैसले को 6-1 के बहुमत से लिया, यानी 6 जज एससी एसटी में उप वर्गीकरण के पक्ष में थे और 1 जज इसके खिलाफ थे। आखिर वो जज कौन थे इस फैसले के खिलाफ और क्यों थे, जानेंगे आगे इस वीडियो में। उससे पहले इस फैसले से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को समझेंगे। पहला, अभी तक एससी एसटी वर्ग में कौन सी जाति रहेगी और कौन सी जाति नहीं रहेगी, इसकी जिम्मेदारी राष्ट्रपति व संसद को थी, तो आखिर इस अधिकार को राज्य सरकार के हाथ में क्यों दिया गया। और दूसरी, क्या ओबीसी की तरह एससी एसटी में कोटे में कोटा फिक्स करना सही होगा। जैसे यह फैसला आया, अनुसूचित वर्ग के नेताओं व लोगों द्वारा इसके खिलाफ आवाजें उठने लगी। तो जब आधार आपका छुआछूत है तो ऐसे में क्रीमी लेयर का प्रावधान या रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन का प्रावधान हो ही नहीं सकता है। शेड्यूल कास्ट के साथ जो धोखा किया गया सुप्रीम कोर्ट के जरिए, आप इस बात को इस तरह समझे, 1.5 साल पहले मैंने मांग की थी। ये जो 1 अगस्त जो अब ये जो भी रिसेंटली अभी जो निर्णय आया है, उस निर्णय पर तो अब ये संविधान नहीं दिखा रहे किसी को। प्रधानमंत्री ने भी कैबिनेट स्तर की मीटिंग बैठाकर इस फैसले को नकार दिया। कैबिनेट का सुविचारित मत है, वेल थॉट थ्रू डिसीजन है कि बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के अनुसार ही एससी और एसटी का रिजर्वेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। आखिरकार 21 अगस्त 2024 को पूरे भारत में भारी संख्या में इसके खिलाफ विरोध और प्रदर्शन हुए। आखिर इस फैसले का क्या मकसद है, इसका क्या इतिहास है और क्या संसद इसके विरुद्ध कोई कदम उठा सकती है, आइए समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो लाइक कमेंट के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ इस वीडियो और चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक को फॉलो भी कर सकते हैं। अगर आरक्षण की बात करें तो यह बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। यहाँ हम बात करेंगे केवल एससी और एसटी में उप वर्गीकरण के इतिहास को। बात है 1975 की। 1975 में पंजाब सरकार ने अनुसूचित जात के लिए अपने 25% आरक्षण को 2 श्रेणियों में बांट दिया। पहली श्रेणी में आधी सीटें केवल 2 वाल्मीकि और महजवी सिखों को दी गई और बाकी आधी सीटें से समूह को। इसके खिलाफ कोई ठोस आवाज नहीं उठी और यह 31 वर्षों तक पंजाब में प्रभावी रहा। फिर आता है 2004 में ईवी चिनैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य का मामला, जो पंजाब सरकार की तरह ही था। इस मामले में 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने इस तरह के कानून को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, राज्य सरकार लोगों के किसी भी समूह को अनुसूचित जाति के रूप में वर्गीकृत नहीं कर सकती। अनुच्छेद 341 के अनुसार यह शक्ति पूरी तरह से राष्ट्रपति के पास है। दूसरा, अनुच्छेद 341 के तहत निर्धारित किया गया है कि अनुसूचित जाति की पूरी श्रेणी एक सजातीय समूह है। इसमें उप वर्गीकरण समानता के अधिकार का उल्लंघन है, यानी एससी और एसटी श्रेणी में वही जातियां शामिल की गई है जो हजारों वर्षों से शोषण, छुआछूत और भेदभाव का शिकार होती आई है। चूंकि ईवी चिनैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एससी समूह में उप वर्गीकरण की अनुमति नहीं दी, इसी को आधार बनाकर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने जुलाई 2006 में पंजाब की उस अधिसूचना को रद्द कर दिया जिसमें एससी समूह में उप वर्गीकरण की बात कही गई थी। इसके बाद पंजाब सरकार ने पंजाब अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग अधिनियम 2006 पारित किया, जिसके अनुसार एक बार फिर पंजाब में एससी समूह में उप वर्गीकरण को लागू कर दिया गया। इसके बाद यह मामला जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में आया,
सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर ईवी चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामले के आधार पर इस प्रावधान को रद्द कर दिया। इसके बाद फिर पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस बार पंजाब सरकार ने इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992 के उस फैसले को आधार बनाया जिसमें राज्य को यह अधिकार दिया गया था कि राज्य ओबीसी के भीतर उप वर्गीकरण कर सकती है। पंजाब सरकार ने यह तर्क दिया कि ओबीसी को उप वर्गीकरण किया जा सकता है तो अनुसूचित जाति को क्यों नहीं। पंजाब सरकार ने आरोप लगाया कि ईवी चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य का फैसला गलत है। 20 अगस्त 2014 को अपील की सुनवाई कर रही 3 न्यायाधीशों की पीठ ने ईवी चिन्नैया के फैसले की सत्यता का आकलन करने के लिए मामले को 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ को भेज दिया। काफी वाद विवाद के बाद 5 न्यायाधीशों की पीठ ने ईवी चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश मामले पर पुनर्विचार करने के लिए अपने को सक्षम नहीं माना, जिस पर 5 न्यायाधीशों की पीठ ने फैसला सुनाया था। दरअसल अनुच्छेद 137 के अनुसार संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के या अनुच्छेद 145 के अधीन बनाए नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या फिर दिए गए आदेश का पुनर्विलोकन करने की शक्ति होगी। अगर सुप्रीम कोर्ट को जब किसी संवैधानिक मुद्दे पर खुद का निर्णय बदलना होता है तो पहले दिए गए निर्णय में बैठे जजों की संख्या को बढ़ाया जाता है। यानी ईवी चिन्नैया मामले में 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने फैसला सुनाया था, अब इसे बदलने के लिए जजों की संख्या को बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए अगस्त 2020 को इस मामले को 7 न्यायाधीशों की पीठ के पास भेज दिया गया। 1 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 6 फरवरी 2024 के लिए पुनर्निर्धारित किया। 3 दिन तक सुनवाई चली और फैसले को सुरक्षित रख लिया गया। 1 अगस्त 2024 को शीर्ष अदालत ने 6 के बहुमत से फैसला सुनाया, जिनकी 3 बातें महत्वपूर्ण हैं। पहला, SC/ST में उप वर्गीकरण की जा सकती है। दूसरा, उप वर्गीकरण का अधिकार राज्य के पास होगी जो पहले केवल संसद या राष्ट्रपति को था। तीसरा, इसकी न्यायिक समीक्षा होगी। इस निर्णय में 6 न्यायाधीश SC/ST में उप वर्गीकरण के पक्ष में थे, जबकि 1 न्यायाधीश बेला एम त्रिवेदी इस फैसले के खिलाफ थी। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने 84 पन्नों में दिए अपने फैसले में संविधान सभा में हुई बहस और हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के पूर्व के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि अनुसूचित जाति की अलग सूची तैयार करने का मूल आधार हिंदू समाज में व्याप्त छुआछूत है और इसे सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक रूप से पिछड़ी जातियों से जोड़कर नहीं देखा जा सकता है। जस्टिस त्रिवेदी के अनुसार अनुसूचित जाति में क्रीमी लेयर द्वारा अलग अलग वर्गीकरण की इजाजत भी अनुच्छेद 341 नहीं देता, जिसमें पूरी जाति अनुसूचित जाति के रूप में दर्ज है। न्यायाधीश त्रिवेदी ने इतना तक कहा कि अनुसूचित जाति एक समान समूह को प्रतिबिंबित करता है, इसमें ओबीसी की तरह विभाजन नहीं किया जा सकता है। जैसे यह फैसला आया, अनुसूचित वर्ग के नेताओं व लोगों द्वारा इसके खिलाफ आवाजें उठने लगी। कास्ट के साथ जो धोखा किया गया सुप्रीम कोर्ट के जरिए, आप इस बात को इस तरह समझे 1.5 साल पहले मैंने मांग की थी। अगर इतना हितैषी हमारे लोग होते तो जब EWS 10% दे सकते हैं तो 5% शेड्यूल कास्ट के उन जातियों को दिया जा सकता था। बाकी जो पार्टियां चुप बैठी हुई हैं अपनी स्थिति स्पष्ट करें। चुनाव में तो ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे संविधान बचाने की, आरक्षण बचाने की। अब ये जो 1 अगस्त को जो अब ये जो भी रिसेंटली अभी जो निर्णय आया है उस निर्णय पर, तो अब ये संविधान नहीं दिखा रहे किसी को। और शेड्यूल कास्ट का जो मैंने जिक्र किया, इसमें उन्हीं जातियों को इसमें रखा गया है जो छुआछूत का शिकार कभी ना कभी कहीं ना कहीं समय के किसी दौर पर रही है। तो जब आधार आपका छुआछूत है तो ऐसे में क्रीमी लेयर का प्रावधान या रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन का प्रावधान हो ही नहीं सकता। नाराज नेता व मंत्रियों का एक समूह इस फैसले से नाराज होकर प्रधानमंत्री से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने भी कैबिनेट स्तर की मीटिंग बैठाकर इस फैसले को नकार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने SC और ST के रिजर्वेशन के विषय में कुछ सुझाव दिए। आज माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट में इस विषय पर विस्तृत चर्चा हुई। कैबिनेट का सुविचारित मत है, वेल थॉट थ्रू डिसीजन है कि बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के अनुसार ही SC और ST का रिजर्वेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। सरकार द्वारा इस फैसले को नकार देने के बावजूद भी भारी संख्या में 21 अगस्त को अनुसूचित वर्ग द्वारा विरोध प्रदर्शन किए गए। काम नहीं चलेगा। इन लोगों को SC ST वर्गों को जो इस फैसले से, इस निर्णय से नुकसान हो रहा है, तो उस पर वो अपना सही स्टैंड ले।
और ये कोई केवल आश्वासन से या गौर करने से, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि हम गौर करेंगे, आश्वासन दिया, उससे काम नहीं चलेगा। आपको ऐसे ही टॉपिक वीडियो देखना पसंद है तो इस वीडियो पर क्लिक करें, साथ ही इस गोले पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।